हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कार्नट साइकिल। इसमें हीट इंजन बारे में डिस्कशन किया गया है। हीट इंजन क्या होता है? जो हमें हीट के बदले में काम देता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो कितना हीट हम दे रहे हैं और उससे कितना काम हमको मिल रहा है, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, एक आइडियल गैस को कंसिडर करते हैं जिसको हम 4 कंजिक्यूटिव प्रोसेस में डालेंगे, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको पता है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता। और ऐसे करके हम आइडियल गैस को हीट देंगे और ये आइडियल गैस 4 कंजिक्यूटिव स्टेप्स के बाद कितना काम हमको देता है, ये बस ये सिंपल कैलकुलेशन होता है। इसको ग्राफ के जरिए हम समझेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके हमारा ग्राफ है। ये होता है हमारे लिए इनिशियल स्टेट, जिधर गैस का इनिशियल प्रेशर था P1, इनिशियल वॉल्यूम था V1 एंड इनिशियल टेम्परेचर था T2। इनिशियल टेम्परेचर को T1 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारे लिए सिंपल रहेगा कैलकुलेशन, और जो अजम्पशन हम ले रहे हैं ये समझने के लिए आसान रहेगा, इसीलिए T1 के जगह हम T2 लेते हैं। सो इनिशियल स्टेट में गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T2 था। अभी इसको हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन कराएंगे। इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। तो ये था जो गैस का इनिशियल स्टेट। इसको कार्नट इंजन का हम कैसे डायग्राम कर रहे हैं इसको देखेंगे माय डियर फ्रेंड। देखिए, ये जो गैस है, ठीक है, ये है, हम इसको बोलते हैं कार्नट इंजन। इसका मतलब क्या है? इधर जो है माय डियर फ्रेंड, ये देखिए, ये एक सिलेंडर होता है ना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर में आपको पता होगा कि कैसे एक सिलेंडर में हमारा गैस रहता है, यानी पेट्रोल का कैसे कंब्यूशन होता है उधर। तो ये जो हीट इंजन है, ये ही होता है हीट इंजन एंड इसके जो सराउंडिंग्स। ठीक है, जो एक सिलेंडर है, इसके जो डॉट 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 किया गया है, इसको हम कंसिडर करते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इसके अंदर है। ये जो ये वाला जो है, इधर एरो शो किया गया है, इसका मतलब ये पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सपांशन ऊपर गया, कंप्रेशन यानी नीचे आया। ठीक है, तो ये जो हमारे लिए गैस है, 1 मोल ऑफ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विथ पिस्टन। ठीक है, तो पहले ये जो गैस है, इसको हम क्या करेंगे? Q2 अमाउंट ऑफ हीट देंगे। क्या करेंगे रे? Q2 अमाउंट ऑफ हीट देंगे। किसको दिया? ये जो सिलेंडर में गैस था 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसको Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं। Q2 इधर है, ठीक है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो ये सिलेंडर था, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? हम बोल चुके हैं कि P1, V1, T2। तो T2 टेम्परेचर में Q2 अमाउंट ऑफ हीट इस सिलेंडर में जो गैस है उसको आया, हीट सप्लाइड किया गया Q2। ठीक है, तो मैं बोल दूं आपको, जैसे कि हम बोले कि जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, उसको 4 कंजिक्यूटिव प्रोसेस में हम डालेंगे। ईच प्रोसेस को एक स्ट्रोक बोलते हैं, हर एक प्रोसेस को एक स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे कि इसको हम डायग्रामेटिकली ए से समझाते हैं कि ये होता है सिलेंडर में जो होने वाला जो आइडियल गैस, इसका स्ट्रोक 1 मीन्स प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 में क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। इधर आपको इधर लिखा हुआ है, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और एक्सपांड करेगा गैस। और हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। कितना काम करता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। जैसे कि आपको पता है, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस को कंपेयर करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में माय डियर फ्रेंड ज़्यादा काम होता है, इसलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन पहला स्ट्रोक में, यानी पहला प्रोसेस में
हम गैस को डालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एंड इनिशियल स्टार्टस। फर्स्ट स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर कहाँ चलेंगे, उधर चलेंगे जो जिधर हमारा था क्या रे, ग्राफ था। देखिए ये जो ग्राफ है, तो ये था हमारे लिए इनिशियल स्टेट। अभी हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट में ये वाला पैरामीटर सब थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के यानी आइसोथर्मल करके इसका एक्सपांशन किया गया, यानी V1 जो है, ये V1 माय डियर फ्रेंड चेंज हो गया V2 वॉल्यूम में, यानी एक्सपांशन हुआ है। हम इधर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ले रहे हैं, यानी जब एक्सपांशन होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी ये जो पॉइंट है ए एंड ये जो पॉइंट बी, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, पॉइंट बी में ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी एक्सपांशन हुआ है गैस का। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी एक्सपांशन है, धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी रिवर्सिबल है। सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये होता है स्ट्रोक 1। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, स्ट्रोक 1, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब प्रेशर भी चेंज होगा, यानी P1 से प्रेशर चेंज होके हो गया P2, V1 से V2 एंड T2 ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल है। कंप्लीटली समझ में आया। तो सेकंड स्टेट में, स्टेट 2 में अभी गैस का यही पैरामीटर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, P2, V2, T2। फिर क्या करेंगे, अभी आडियाबाटिक एक्सपांशन करेंगे। फिर एक बार वॉल्यूम बढ़ जाएगा V2 से V3, आडियाबाटिक एक्सपांशन। आडियाबाटिक प्रोसेस क्या होता है, जिधर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता माय डियर फ्रेंड। सो हम देखेंगे इसको डायग्रामेटिकली माय डियर फ्रेंड। अभी देखिए इधर ये वाला जो है स्ट्रोक 2 लिखा हुआ है इधर माय डियर फ्रेंड, देखिए स्ट्रोक 2 यानी प्रोसेस 2, फर्स्ट प्रोसेस के बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के बाद अभी हम चलेंगे किधर माय डियर फ्रेंड, आडियाबाटिक एक्सपांशन। जैसे मैं बोला आपको, ये है सेकेंड प्रोसेस ऑफ द गैस, गैस को हम आडियाबाटिक एक्सपांशन में डालेंगे। हीट एंड सराउंडिंग के बीच में आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी जो टेम्परेचर T2 था वही जो टेम्परेचर T2 था, अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम, ये होता है ना सिस्टम, ये जो सिलेंडर में गैस है ये है सिस्टम और बाहर है सराउंडिंग। ये सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए हम इसको इंसुलेट कर दिए हैं। इधर ये वाला देखिए, ये इंसुलेटिंग वाल है, इंसुलेटर होगा तो इस सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए हीट ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, तो आडियाबाटिक प्रोसेस है। वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपांशन है, ठीक है, जिसको सेकेंड प्रोसेस यानी स्ट्रोक 2 बोलते हैं। इसको समझना है ठीक तरह से। फिर हम चलेंगे, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। फिर ये बन गया आपका क्या रे, आपका ये बन गया स्ट्रोक 2, जिसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये जो था आपके लिए P2, V2, T2 स्टेट 2 में पॉइंट B से पॉइंट C तक आया, सेकंड प्रोसेस, यानी इधर होता है आपके लिए स्ट्रोक 2, इधर होता है आपके लिए स्ट्रोक 2। स्ट्रोक 2 यानी प्रोसेस 2 आडियाबाटिक एक्सपांशन, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होता फिर भी एक्सपांशन होगा, यानी वर्क करेगा सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट नहीं लेता है फिर भी काम करेगा। कैसे, हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आडियाबाटिक एक्सपांशन होता है, हीट बाहर से सिस्टम को नहीं जाता है, तो जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को यूज करके इंटरनल एनर्जी के बदले में काम होगा। हम आगे चलेंगे, इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो हम स्टेट 1 स्टेट 2 के बाद इधर पहुंच गए पॉइंट C यानी स्टेट 3, जिधर V2 चेंज होके V3, P2 चेंज होके P3, और आडियाबाटिक एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी यूज होता है, यानी थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा T2 से T1, ठीक है, T2 से T1।
तो इधर टेम्परेचर चेंज होगा। फिर चलेंगे माय डियर फ्रेंड स्ट्रोक 2 के बाद अभी पॉइंट सी से पॉइंट डी जाएंगे, इधर वॉल्यूम कम हो जाता है V3 से V4, यानी पॉइंट सी पॉइंट डी को अगर कंपेयर करेंगे, डी जो है पॉइंट है उधर गैस का वॉल्यूम डेफिनेटली कम है, क्योंकि उस तरफ जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड वॉल्यूम कम होता है। तो P3V3 जो T1 है, इधर P4V4 T1 है। फिर एक बार मतलब T1 को कांस्टेंट रखा गया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं हम, तो इसीलिए आइसोथर्मल है। तो पॉइंट सी में जो टेम्परेचर था पॉइंट डी में वही टेम्परेचर है, T1, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया है V3V4 एंड प्रेशर P3 से P4। सो सी से डी तक जो स्ट्रोक है वो होता है स्ट्रोक माय डियर फ्रेंड स्ट्रोक 3। क्या है? स्ट्रोक 3। तो इधर क्या है? आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी पहुंच गए हम स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 के बाद इधर है स्टेट 4। ये जो एस लिख रहा हूं ये है स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 3, मैं जो बोल रहा हूं स्टेट 4। ठीक है, तो अलग एक स्टेट में पहुंच गया जिधर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होके ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, पॉइंट डी, जिसको हम डायग्राम में देखेंगे क्या होता है। इधर डायग्राम में सिंपल है, स्ट्रोक 2 के बाद हम आएंगे माय डियर फ्रेंड, इधर है स्ट्रोक 3, समझेंगे ठीक तरह से, इसको इरेज कर लेंगे माय डियर फ्रेंड। स्ट्रोक 3 में इधर सराउंडिंग है, तो हम बोलते हैं क्या है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी वॉल्यूम कम होगा, जिसको बोलते हैं थर्ड प्रोसेस यानी स्ट्रोक 3 माय डियर फ्रेंड। तो स्ट्रोक 3 में क्या होता है कि इधर वॉल्यूम कम होता है, यानी वर्क डन ऑन द बॉडी। हमको पता है कि वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द बॉडी कैसे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस ऐसे करके होता है, आगे जाके हम अच्छे तरह से उसको समझेंगे। तो यानी इधर इसीलिए एरो जो नीचे के तरह इधर उस तरफ दिया गया है, मतलब पिस्टन लेस वॉल्यूम के ओर जाता है, कम वॉल्यूम के ओर जाता है। हम पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं अंदर के तरफ वॉल्यूम कम कर देने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आइसोथर्मल, यानी इधर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यानी इधर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, वर्क डन ऑन द बॉडी होगा, मतलब कैसे होगा? वर्क डन ऑन द बॉडी मतलब सिस्टम कुछ हीट रिलीज करेगा उधर। ठीक है, इसलिए एरो करके Q1 लिखा गया है, मतलब इधर Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग। लेकिन फास्ट स्टेप में क्या होता था माय डियर फ्रेंड? फास्ट स्टेप में इधर देखिए हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिए थे, किसको? सिस्टम को। ठीक है, फिर स्ट्रोक 3 में Q अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है माय डियर फ्रेंड? Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है सराउंडिंग को, तो ये बनता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। फोर्थ स्ट्रोक में इधर हम क्या करेंगे? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये था आइसोथर्मल कंप्रेशन, स्ट्रोक 4 में एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी इधर भी इंसुलेशन चाहिए, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसीलिए इंसुलेशन इधर दिया गया है। तो इंसुलेशन देने के बाद क्या होता है माय डियर फ्रेंड? इधर इसको हम देखेंगे, ये जो इंसुलेशन देने के बाद माय डियर फ्रेंड सराउंडिंग्स एंड सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता। इधर हम क्या करते हैं कि जो है वॉल्यूम इधर भी कम करते हैं फिर एक बार, तो फिर जो स्ट्रोक 4 बनता है, ये फोर्थ प्रोसेस होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इधर भी जो काम होगा इंटरनल एनर्जी को यूज करके, इंटरनल एनर्जी से काम होगा। तो ठीक है, तो अभी देखेंगे चार पूरा कंजिक्यूटिव प्रोसेस हम डिस्कशन कर लिए। फिर हमको क्या करना है कि इसको ग्राफ में देखना है, और माय डियर फ्रेंड ग्राफ को चलेंगे। अभी देखते हैं ग्राफ माय डियर फ्रेंड, ये होता है आपके लिए ग्राफ। तो ये था पॉइंट डी एंड पॉइंट डी से माय डियर फ्रेंड, ये जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी से पॉइंट ए तक हम आ गए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट डी से पॉइंट ए तक आ गए, ये होता है स्ट्रोक 4 हमारे लिए। स्ट्रोक 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 3 के बाद स्ट्रोक 4। तो इधर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम फिर से V4 से V1 तक आ गया, P4 से P1 एंड T1 से T2। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज तो होगा ही माय डियर फ्रेंड। और एक बात मैं इधर बोल दूं कि जो स्टेट 1 में पहले
ठीक है। जो स्टेट 1 में इधर गैस था माय डियर फ्रेंड, ये जो है स्ट्रोक 1, स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 3, स्ट्रोक 4 के बाद फिर एक बार जो सिस्टम है वही इनिशियल स्टेट पहुंच गया, यानी इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, अगर सिस्टम आफ्टर ए नंबर ऑफ स्टेप्स, आफ्टर ए सीरीज ऑफ स्टेप्स रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल स्टेट, जिधर से शुरू हुआ था उधर पहुंच जाएगा, उधर ही उस स्टेट में पहुंच जाएगा, वही P1 हो गया, वही V1 हो गया, वही T2 हो गया, जिधर से वो शुरू किया था। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, इसीलिए बोलते हैं हम कार्नट साइकिल। ठीक है, तो ये हम डायग्राम से समझ लिए, फिर जो ग्राफ से समझ लिए क्या होने वाला है इस गैस को 4 कंजिक्यूटिव स्टेप में। हम इसको अभी क्या करेंगे कि इसका कैलकुलेशन की ओर चलेंगे। इट्स वेरी इजी माय डियर फ्रेंड, लेट्स सी व्हाट आर द कैलकुलेशंस। माय डियर फ्रेंड, आपके ये पूरा आपको नोट भी दे दिया जाएगा, इधर से आप नोट भी कर सकते हैं। और सॉरी माय डियर फ्रेंड, हाँ, सो इधर से आप देखिए कि जो हम बोल रहे थे हर कुछ इधर लिखा हुआ है। एंड जो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, कैसे क्या काम करता है, एंड अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका वर्क डन कितना होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है का तो ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेशन होगा ये सब हम अभी देखेंगे। हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो कार्नट साइकिल से हम शुरू करते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस से, जिसको फर्स्ट स्टेप में स्ट्रोक 1 में हम बोल चुके हैं। स्ट्रोक 1 में इधर हम आइसोथर्मल एक्सपांशन करेंगे। तो गैस का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था T2 कांस्टेंट टेम्परेचर में, इसको माय डियर फ्रेंड एक्सपांड करना है V1 से V2 तक, यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक वॉल्यूम बढ़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, चलेंगे फिर कैलकुलेशन को। और इस स्टेट में जो बोल रहे थे हम डायग्राम से हम समझ चुके हैं कि कैसे Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है T2 टेम्परेचर में। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे कितने हीट दे रहे हैं, कितने काम करेगा फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट स्ट्रोक में माय डियर फ्रेंड। अभी देखिए कि 1 मिनट, लेट मी टेक इट अप। ओके माय डियर फ्रेंड, ऑफिसी यू कैन सी नाउ कि ये जो Q2 माय डियर फ्रेंड है कि हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। ठीक है, इसको सिलेंडर को जिधर 1 मोल ऑफ गैस था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है माय डियर फ्रेंड, डेल यू और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये है ना। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस हम करेंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड आइडियल गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। इधर आपको देखना है डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, इसीलिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइडियल गैस का कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। तो यानी ये जो डेल्टा यू इधर था ये बन गया इक्वल टू 0, यानी Q माइनस डब्ल्यू बनता है इक्वल टू 0। अगर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, यानी माइनस डब्ल्यू को इधर ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू मतलब जितना भी हीट देंगे पूरा का पूरा हीट काम में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। लेकिन ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरल रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन हम कितने हीट दिए थे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिए थे, लेकिन हमको पता है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये तो आया कि हीट के बदले काम होगा। लेकिन जब सिस्टम काम करता है, यानी इधर जब एक्सपांड करता है सिस्टम, वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब गैस के द्वारा काम होता है, वर्क डन बाय द बॉडी होता है। एंड वर्क डन बाय द बॉडी को हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, वर्क डन बाय द बॉडी को हम माइनस सिंबल से
रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो हीट देते हैं Q2 इज इक्वल टू माइनस W1 में, यानी वर्क डन बाय द बॉडी। एंड हमको पता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में जो फॉर्मूला था हम ऑलरेडी इसको डिराइव कर चुके हैं, RT2 लर्न V2 बाई V1, यानी R होता है इनिशियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड जो टेम्परेचर T2 जिस टेम्परेचर में हीट दिया गया था, एंड फाइनल वॉल्यूम है V2 एंड इनिशियल वॉल्यूम है V1। ठीक है, सो P2 V2 हमारा जो टेम्परेचर था, फाइनल वॉल्यूम है V2, इनिशियल वॉल्यूम है V1। ठीक है, अब आप ग्राफ भी देख सकते हैं क्या था, और एक बार आपको दिखा भी देता हूँ माय डियर फ्रेंड। ये होता है आपका ग्राफ, जो इनिशियल वॉल्यूम था आपके लिए V1 एंड फाइनल वॉल्यूम था V2, ए से बी तक जाने में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने में। तो अभी हम क्या करेंगे कि इधर जो है माय डियर फ्रेंड, हम चलेंगे इधर, ये V2 होता है फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। सो Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन, बट वर्क डन बाय द बॉडी इसलिए माइनस सिंबल दिया गया है, इसका फॉर्मूला पुट होता है RT2 लर्न फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, ये था फर्स्ट प्रोसेस में जो जितना काम होगा, जितना हीट के बदले में। ठीक है, सो अभी चलेंगे स्ट्रोक 2 में कैलकुलेशन क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रोक 2 में एडियाबैटिक एक्सपांशन इधर होता है माय डियर फ्रेंड। ये जो एडियाबैटिक एक्सपांशन है, मतलब इधर हीट ट्रांसफर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। स्ट्रोक 2 यानी एडियाबैटिक एक्सपांशन इधर होता है, एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन में हम ग्राफ में दिखा रहे थे कि योर गैस इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी, इधर से बी से सी तक, बी से सी तक, यानी बी से सी तक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एंड माय डियर फ्रेंड बी से सी तक हम जा रहे थे, इधर लिखा हुआ है V2 पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता था, यानी वॉल्यूम का एक्सपांशन हो गया V2 से V3 तक, यानी इधर एक फंडामेंटल यूज होगा। फिर एक बार हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, लेकिन क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब Q इज इक्वल टू 0, वी नो Q इज इक्वल टू 0 क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो डेल्टा U माइनस Q इज इक्वल टू W इधर लिखा हुआ है, अगर Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, और साइन चेंज कर लेंगे तो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W, थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितना इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है, जितना इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, वो सारे इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W का मतलब, माइनस मतलब क्या, कम हो जाना। क्या कम हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जितना इंटरनल एनर्जी कम होगा उतना ही काम मिलेगा, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W। लेकिन ये भी हमको पहले से पता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डेल U बाई डेल्टा टी, भी नीचे लिखा हुआ है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, सी भी का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला है डेल U बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाय डेफिनेशन इसको पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो अभी अगर ये है तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये चीज़ है तो हम क्या करेंगे, अभी अगर सी बी इज इक्वल टू डेल U बाई डेल्टा टी, हम लिख सकते हैं डेल के जगह बड़ा चेंज के लिए डेल U छोटा चेंज, एंड बड़ा चेंज के लिए अगर डेल U के जगह इधर अगर हम लिख लेंगे डेल U के जगह, अगर डेल U के प्लेस में अगर हम डेल्टा U लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड डेल टी के बदले में अगर हम लिखेंगे डेल्टा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए हमारे लिए बन गया है डेल्टा U इज इक्वल टू सी भी डेल्टा टी, ये मिल गया। ये डेल्टा U डेल्टा टी रिप्लेस करने के बाद माइनस डेल्टा U बन जाएगा माइनस सी भी डेल्टा टी, और डेल्टा U इज इक्वल टू सी भी डेल्टा टी। ठीक है,
तो सी भी डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इधर स्ट्रोक 2 में माय डियर फ्रेंड T1 फाइनल टेम्परेचर है एंड T2 ही इनिशियल टेम्परेचर है, इसको गलत मत समझना। माइनस सी बी T1 माइनस T2, हमको पता है माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इधर लिखा हुआ था इधर भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड? सो ये हुआ माइनस सी बी T1 माइनस T2। अगर T1 माइनस T2 को अगर T2 माइनस T1 कर दिया जाए तो ये हमको क्या दे देगा रे? सो हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा सी भी इंटू T2 माइनस T1। लेकिन इधर क्या किया गया है इसको ठीक तरह से समझना है माय डियर फ्रेंड, इसको गलत मत समझना। क्या हुआ है माय डियर फ्रेंड कि माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू था, जिधर माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस सी बी T1 माइनस T2। तो ये बन जाता पहले, अगर हम T1 माइनस T2 को T2 माइनस T1 करेंगे, ये माइनस सी भी T1 माइनस T2 से हो जाना चाहिए था प्लस सी भी T2 माइनस U1। फिर भी माइनस क्यों है? क्योंकि इधर W था, इधर माइनस W ले रहे हैं, इसलिए फिर प्लस को माइनस कन्वर्ट कर दिए हैं। इसको समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो सेकंड स्टेप में जितना काम होता है वर्क डन बाय द बॉडी, ये फॉर्मूला आता है माइनस सी बी T2 माइनस T1। ठीक है, ये चला गया स्ट्रोक 2 के बाद। हम चलेंगे स्ट्रोक 3 के पास। स्ट्रोक 3 में क्या होता है माय डियर फ्रेंड? स्ट्रोक 3 में आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो इधर वॉल्यूम कम होगा, पॉइंट आप ग्राफ को फिर देख सकते हैं, या आपका कॉपी में कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आप पॉइंट सी से पॉइंट डी को आप जा रहे हैं, V3 से V4। इधर कंप्रेशन होता है यानी वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन होता है, वर्क डन ऑन द बॉडी होता है। जब वर्क डन ऑन द बॉडी मीन्स वर्क इज पॉजिटिव, एंड अगर वर्क इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द बॉडी होता है तो सराउंडिंग को कुछ क्या करेगा? वो सराउंडिंग को कुछ हीट ट्रांसफर कर देगा। क्यों हीट ट्रांसफर कर देगा? हीट ट्रांसफर कर देगा तो टेम्परेचर जाके कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमको आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के कंप्रेशन करना है। ठीक है, सो इसीलिए ये हीट ट्रांसफर कर दिया है, तो आइसोथर्मल जो टेम्परेचर T1 था वही टेम्परेचर T1 रहेगा पॉइंट C और D के बीच में, यानी स्ट्रोक 3 में आइसोथर्मल कंप्रेशन में। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, स्ट्रोक 3 को अच्छे तरह से और समझेंगे माय डियर फ्रेंड। अभी देखिए, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है हम समझ चुके हैं, लेकिन इधर जो हीट रिलीज करता है इसीलिए माइनस Q हम कंसिडर करेंगे कि इधर Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। हम देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं माय डियर फ्रेंड, अभी कितना हीट रिलीज होता था। इधर देखिए, इधर देखिए, किधर कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता था रे बाबा? Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता था। ठीक है ना, तो हीट रिलीज होता है इसलिए माइनस Q, हीट रिलीज होता है इसीलिए माइनस Q, एंड वर्क डन ऑन द बॉडी है तो होता है प्लस W, एंड डेल्टा U वंस अगेन जीरो हो गया, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा U भी जीरो, हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। अभी चलेंगे तो माइनस Qn इज इक्वल टू W3, एंड ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो ये बन जाएगा W3 इज इक्वल टू कितना? R, कितना टेम्परेचर में होता है कंप्रेशन? T1 लर्न फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम V4 बाई V3। ठीक है, यह भी चलेंगे किधर हम माय डियर फ्रेंड? स्ट्रोक 3 के बाद स्ट्रोक 4। ठीक है, स्ट्रोक 4 में क्या होता है माय डियर फ्रेंड? स्ट्रोक 4 में एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, इधर ये वाला प्रोसेस एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी स्ट्रोक 4। ठीक है, यानी स्ट्रोक 4। तो हम चलेंगे स्ट्रोक 4 के ओर। स्ट्रोक 4 में क्या होता है माय डियर फ्रेंड? एडियाबैटिक वंस अगेन Q इज इक्वल टू जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जो भी काम होगा वो किसके बदले में होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बदले में होगा। तो इस बार जो काम होता है इसको W4 लिखते हैं स्ट्रोक 4 में, तो यानी सो डेल्टा U इज इक्वल टू W4, यानी इधर कंप्रेशन होता है, वर्क डन ऑन द बॉडी, सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव, एंड हम लिखेंगे डेल्टा U
इज इक्वल टू W4, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू W4, Q इज इक्वल टू 0 एंड इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये हमको मिल गया, डेल्टा इज इक्वल टू W4। सो एक बार हम ऑलरेडी कह चुके हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में काम जो होता है इंटरनल एनर्जी के बदले में होता है, जिसका वैल्यू है CV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर होता है T2 एंड इनिशियल टेम्परेचर होता है स्ट्रोक 4 के लिए T1। सो CV T2 माइनस T1। सो फाइनल हमको वर्क डन इन द फोर्थ स्ट्रोक W4 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। सो हर एक स्टेप में कितना हीट एंड कितना वर्क डन ये सब हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। अभी पूरा इन फाइनली हम देखेंगे कि टोटल हीट कितना हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और कितना वर्क डन होता है। सो क्लियरली द टोटल हीट ऑब्जर्व्ड Q by the ideal gas in the complete cycle is given by कितना हीट नेट में कितना हीट वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि पहले हम जो माय डियर फ्रेंड पहले फर्स्ट स्ट्रोक में हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए थे एंड स्ट्रोक 3 में वो हीट रिलीज कर दिया Q1 अमाउंट ऑफ हीट। सो नेट हीट कितना होगा Q2 प्लस एंड ये है माइनस Q1 यानी Q2 माइनस Q1। तो कितना होगा, Q2 का वैल्यू था RT2 ln V2 बाई V1 एंड जो Q1 का वैल्यू था RT1 V4 बाई V3। इसको यानी नेट हीट जो ऑब्जर्व होता है सिस्टम के द्वारा वो है RT2 ln V2 माइनस V1 माइनस RT1 ln V3 बाई V1। इधर था ये वाला था V4 बाई V3, अगर ये प्लस है V4 बाई V3 के लिए, अगर इसको V3 बाई V4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के जगह ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसको समझना है। अभी Q हो गया। अभी क्या चलेंगे फॉर एडियाबैटिक एक्सपांसन, और एक ज़्यादा इक्वेशन इधर यूज होता है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आइडियल गैस में एडियाबैटिक एक्सपांसन होता है, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन डाल सकते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, CV ln T2 बाई T1 R ln V3 बाई V2, ये स्ट्रोक 2 के लिए, ठीक है ना। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी ये जो इक्वेशन है हम क्लियरली हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्रोक 2 में CV ln इनिशियल टेम्परेचर बाई फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू R ln V3 बाई V2, यानी फाइनल वॉल्यूम V2 है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अगर इधर इनिशियल है इधर ऊपर फाइनल आएगा, अगर इधर फाइनल है इधर इनिशियल आएगा, यानी स्ट्रोक 4 में CV ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू R ln V4 बाई V1, फाइनल वॉल्यूम बाई सॉरी इनिशियल वॉल्यूम बाई फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि इधर फाइनल टेम्परेचर बाई इनिशियल टेम्परेचर था, ठीक है, समझ गए। अभी क्या चलेंगे, हमारे लिए कितना इक्वेशन आ गया, अभी फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, ये जो दोनों इक्वेशन है माय डियर फ्रेंड 6 एंड 7 के लिए हम चलेंगे फिर फर्दर। ओके 6-7 में हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 CV ln T2 बाई T1, ए जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, यानी फाइनल ए जो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, यानी R ln V3 बाई V2 इज इक्वल टू R ln V4 बाई V1। इसका मतलब क्या है, R ln ये अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे लिए मिलता है V3 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V1, V3 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V1, यानी अगर हम V2 बाई V1 कर लेंगे, यानी V2 को V4 के जगह एंड V4 को V2 के जगह ले जाएंगे तो बन जाएगा V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4, यानी इसको हम आगे जाके क्या करेंगे रे सब्स्टिट्यूट करेंगे जिधर हमको ज़रूरत होगा, ठीक है। सो यानी ये वाला जो इक्वेशन आया हमारे लिए ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। ये बोलता है कि अगर हम फ्रॉम रिलेशन 5 को हम जाएंगे जिधर नेट हीट जो ऑब्जर्व था इसका वैल्यू था Q इज इक्वल टू Q2 प्लस
माइनस Q1 यानी Q2 माइनस Q1 वो था RT2 ln V2 बाई V1 कर चुके हैं हम ऑलरेडी, माइनस RT1 ln V2 बाई V1 जो ठीक है। अभी देखिए ये वाला जो था माय डियर फ्रेंड Q इज इक्वल टू RT2 ln V2 बाई V1 माइनस RT1 ln V3 बाई V4, ये जो V3 बाई V4 इधर है इसको हम लिख सकते हैं V2 बाई V1, तो इसलिए लिखा हुआ है RT2 V2 बाई V1। ये तो ये वाला फर्स्ट टर्म जो था RT2 ln V2 बाई V1 माइनस RT2 ln V3 बाई V4 के जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे V2 बाई V1। सो इसको कॉमन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल गया RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1, ठीक है। ln V2 बाई V1 कॉमन लेंगे तो R इंटू T2 माइनस T1, ये इक्वेशन डेवलप होके आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, अभी चलेंगे फिर फर्दर हम डेवलप क्या कर सकते हैं, Q का अमाउंट हमको पता चल गया, नेट हीट का अमाउंट। ये उसी तरह हम अब भी कैलकुलेट कर सकते हैं नेट वर्क डन कितना हुआ हर एक स्ट्रोक में, स्ट्रोक 1, स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 3, स्ट्रोक 4, यानी नेट वर्क डन क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक एंड फोर्थ स्ट्रोक। कंप्रेक्शन में वर्क डन ऑन द बॉडी प्लस एंड फर्स्ट दो एक्सपांशन स्टेप में वर्क डन बाय द बॉडी माइनस। हर एक जो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, अगर इसको पास में ले आएंगे तो ये हमको देगा टोटल W इक्वल टू इतना। इसको हम अगर हैं क्या कर लेंगे रे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको टोटल ये हम मिल जाएगा। तो फाइनली लास्ट वर्क डन हमारे लिए कितना आएगा माय डियर फ्रेंड, RT2 ln V2 बाई V1 RT1 ln V2 बाई V1, क्योंकि V3 बाई V4 के जगह हम डाल सकते हैं V2 बाई V1। तो अब से क्या हमको पता चलता है कि 9 एंड 10 से, ये तो होता है इक्वेशन 10 माय डियर फ्रेंड, RT2 ln V2 बाई V1 माइनस RT1 ln V2 बाई V1, ये होता है इक्वेशन 10। अभी हम क्या करेंगे कि अगर इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 9 था, जिधर टोटल हीट और नेट हीट जो ऑब्जर्व होता है सिस्टम का वो होता है RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1, इधर भी वही RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सो नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क डन, इधर वही लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू W, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि एक्चुअली नेट हीट तो ठीक है, लेकिन कितना हीट एक्चुअली हम इनिशियली सप्लाई किए थे वो तो क्यों नहीं ना, वो कितना है कि पहले हम जितना स्ट्रोक 1 में हीट सप्लाई किए थे वो वाला हीट हम बोलते हैं, वो कितना है, वो होता है Q2, वो होता है, इधर Q लिखा हुआ है, एक्चुअली ये Q नहीं, ये होता है Q2 के लिए माय डियर फ्रेंड। अगर ये Q को Q2 हम लिखेंगे, Q को अगर Q2 हम लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रोक में जो हीट दिया गया था वो था Q2, इधर जो नेट वर्क डन है वो है W इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1। अभी ये Q2 जो है ये एक इक्वेशन है एंड W वाला जो इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है। W बाई Q2 करेंगे तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, ये W इज इक्वल टू Q2 इंटू T2 माइनस T1। अभी क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अभी होता है ये कि T2 माइनस T1 बाई T1, इसका वैल्यू हमेशा तो 1 से कम ही होगा ना, क्योंकि T2 से T1 सब्ट्रैक्ट करके फिर T2 आप डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये जो T2 माइनस T1 बाई T2 वैल्यू ये हमेशा 1 से कम रहेगा, लेस देन 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 से, ये अगर लेस देन 1 है, यानी T2 माइनस T1 बाई T1 अगर लेस देन 1 है, Q2 इंटू T2 माइनस T1 अगर हम करेंगे यानी Q2 ही बड़ा होगा, बड़ा के साथ एक छोटा नंबर यानी एक फ्रैक्शन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो W देता है, यानी W विल बी लेस देन Q।
ठीक है। तो इसका मतलब जितना हीट दे रहे हैं, पूरा का पूरा हीट हम जितना दिए थे उससे कम काम मिल रहा है। यानी जितना हीट हम दे रहे हैं उतना पूरा का पूरा 100% हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यही तो बेसिस होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स का। द बेसिस ऑफ second law of thermodynamics from the Carnot cycle. Whole of the heat supplied to an engine cannot be converted into work done. ये होता है basic of the second law of thermodynamics, my dear friend. ये होता है हमारे लिए फंडामेंटल। अभी चलेंगे देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या होता है माय डियर फ्रेंड। क्या होता है रे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? कि एफिशिएंसी होता है कि कितना वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन, एंड कितना हीट हायर टेम्परेचर में हम सप्लाई किए थे। ऑलरेडी कर चुके हैं हम W बाई Q2। ठीक है, W बाई Q2। ठीक है, था ना उधर W इज इक्वल टू Q2 इंटू T2 माइनस T1 लिख रहे थे। ये वाला जो इक्वेशन है, ये इसको लिख रहे थे ना हम ऐसे करके, W इज इक्वल टू Q2 इंटू T2 माइनस Q2 को W के नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड? बन जाएगा W बाई Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, राइट। सो ये जो T2 माइनस T1 और W बाई Q2 और टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय डेफिनेशन एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन क्या होता है? इट्स द रेशियो ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम टू द हीट ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कितना? T2 टेम्परेचर में जितना हीट ऑब्जर्व किया था वो सिस्टम। ठीक है, तो वो होता है T2 माइनस T1 बाई T2, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि T2 एंड T1 का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ये T2 माइनस T1 बाई T2 उतना बड़ा होगा। यानी यानी ये इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है T2 माइनस T1 का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ये जो T2 माइनस T1 बाई T2 का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। यानी हीट इंजन का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, यानी वो ज्यादा काम हमको देगा। यानी T2 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर। T1 क्या है? सिंक का टेम्परेचर है। जब हम हीट देते हैं हायर टेम्परेचर में, फाइनली लो टेम्परेचर किधर का है? सिंक का है। एक हीट इंजन का सोर्स रहता है, सिंक रहता है। सोर्स हायर टेम्परेचर में रहता है, सिंक लोअर टेम्परेचर में रहता है। तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को ट्रांसफर होता है, हमको पता है। अभी ये सोर्स यानी T2, सिंक यानी T1, ये T2 माइनस T1 का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हीट बढ़िया ट्रांसफर होगा, काम भी बढ़िया होगा। ये होता है बात हमारे लिए। हर एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं मैं, और क्लास को आप पूरा धैर्य रख के विथ पेशेंस यू वॉच माय वीडियो, एंड दैट्स व्हाई आई एम थैंकिंग यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। एंड जो T2 माइनस Q1 बाई T2 है, इसको भी हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 बाई Q2। ओके, सो इसको भी हम एफिशिएंसी करके बोल सकते हैं। एक थोड़ा एग्जांपल इधर है, देख लेंगे। बोलता है हीट सप्लाइड टू द हीट इंजन इज 463.2 किलो कैलोरी। यानी एट हायर टेम्परेचर आप इतना हीट दे रहे हो सिस्टम को, 463.2 किलो कैलोरी। बोलता है हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय द इंजन which works between temperature 0 degree centigrade and 100 degree centigrade, higher temperature 100 degree centigrade, lower temperature 0 degree centigrade। तो यानी इसको हमको केल्विन में लेना होगा, एंड जो Q2 का अमाउंट इतना है 463 किलो कैलोरी। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, इसलिए 463.2 किलो कैलोरी होगा 1938.03 किलो जूल। ठीक है, सो 1 कैलोरी का कन्वर्सन फैक्टर 4.184 होता है, इसलिए ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। किलो कैलोरी किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो हमको वर्क डन का फॉर्मूला था
जितना हीट सप्लाई होता है हायर टेम्परेचर में इनटू एफिशिएंसी T2 माइनस T1 बाई T2, ठीक है। सो T2 माइनस T1 बाई T2 माय डियर फ्रेंड, तो इसको अभी अगर हम कर लेंगे, Q2 था कितना 1938.03 किलो जूल, ये था Q2 एंड T2 माइनस T1 बाई T2, ये वैल्यू अप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलता है वर्क डन 709.9 किलो जूल। यानी जो भी काम हमको दे रहा है 70.09 किलो जूल, ये कम है जितना जितना हम क्या करते हैं, यूजफुल वर्क डन बाय द इंजन होता है 463.2 किलो कैलोरी, यानी कितना हीट हम दे रहे थे 1938.03 किलो जूल हीट दे रहे थे, उससे कितना किलो जूल काम होता है 709.09 किलो जूल काम होता है, यानी जितना काम होता है वो जितना हीट सप्लाई हुआ था उससे कम है। So finally we ended the class here. For your patience, once again I am thanking you so much my dear friends. Please continue to my channel, help me grow so that I can bring better video for you. Thank you so much again. Bye bye.